नमस्कार, वंदे मातरम। 2025 वर्ष के पहले वीडियो में आप सबका सैनिक पाठशाला की ओर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2025 आप सबके जीवन में, आपके पूरे परिवारजनों के जीवन में खुशियां लेके आए, आपकी समस्याओं का समाधान हो। दोस्तों, आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय होगा, आने वाला समय उन्नति का, प्रगति का समय होगा। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहने वाली है वो एआई की रहने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा हम जो पेंशनर्स के तबका है, जो उम्र दराज वाले लोग हैं, उनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आप तक सटीक जानकारी पहुंचना यह बहुत मुश्किल हो जाएगा एआई के जमाने में। तो आप सटीक जानकारी के साथ बने रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आपका जो पेंशन या पेंशन से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट, तो उनको लेकर के आप जागरूक बनना आपके लिए जरूरी होगा। तो आने वाले समय में और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा सोशल मीडिया का, और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा आपको सही जानकारी का, सटीक जानकारी का। तो 2025 में आप सब एक प्रण लीजिए कि सही जानकारी के साथ जुड़े रहेंगे, सटीक जानकारियां प्राप्त करते रहेंगे, ताकि आपको नुकसान ना हो, ताकि आपको कोई चपत ना लगा सके। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आप सबके सामने बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाए जा सकते हैं जिनसे आपको बच के रहने की जरूरत है, जिनसे आपको जागरूक रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, चलिए इसी एक छोटा सा गाइडलाइन के साथ आप सभी को 2025 की दोबारा से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो वेटरन न्यूज लेटर रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे दोस्तों। और दूसरी जानकारी लेंगे कैसे पीसीडीए और रिकॉर्ड ऑफिस मिल करके पेंशनर्स से उनका हक छीन रहे हैं। जी हाँ, बाकायदा डॉक्यूमेंट दिखा के, आपको लेटर दिखा के, पीपीओ दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ अब 2025 में हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है कि उनके ऊपर क्या हो सकता है। 10 ऐसे मुद्दे मैं यहां पर लेके आया हूं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से मुद्दे हैं जो हकीकत में सामने आएंगे, हकीकत बन के सामने आएंगे, और कौन से मुद्दे हैं जो ख्वाब बन के रह जाएंगे। इनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें 2024 की उनकी उपलब्धियों को दिखाया गया है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेकर। सबसे पहली जानकारी आप जैसे देख पा रहे हैं, वेटरन न्यूज लेटर दिसंबर 2024 जारी किया गया, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। और उसमें सबसे पहली जानकारी ईसीएचएस में बदलाव और बढ़ोतरी। ईसीएचएस की क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से उसमें बढ़ोतरी की गई है, कहां कहां नए ईसीएचएस खुलेंगे, ये सारी जानकारी दी गई है। ईएसएम और फैमिली मेंबर्स को नौकरी रिसेटलमेंट के बारे में भी उसमें जानकारी दी गई है। डीजीआर के बहुत सारे प्रावधान के बारे में जानकारी दी गई है। वन रैंक वन पेंशन में किस तरीके से पैसों को इस्तेमाल किया गया, कितना खर्चा हुआ, वो सारा जानकारी दिया गया है। साथ ही ढेरों वेलफेयर स्कीम्स के बारे में भी जानकारी दिया गया है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के फंड का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। चलिए दोस्तों, जो न्यूज लेटर जारी किया गया उसको देख लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने दिसंबर महीने का वेटरन्स न्यूज लेटर जारी किया है। यहाँ पर देखिए, ये वेटरन्स न्यूज लेटर है 2024 दिसंबर महीने का। अब इसमें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, उसके बाद दोस्तों रक्षा मंत्री जी का मैसेज है, उसके बाद यहाँ पर जो जानकारियां दी गई है वो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये सबसे पहले तो ईसीएचएस से जुड़ी हुई जानकारियां हैं दोस्तों। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरसीज, पीसीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीसीज टाइप्स, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि कहाँ कहाँ कौन से रीजनल सेंटर्स हैं, पॉलीक्लिनिक्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप ज्यादा समझने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जो ईसीएचएस बेनिफिशियरीज स्टेट वाइज कितने हैं, उनका पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया। उसके बाद दोस्तों, अभी रिसेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ईसीएचएस ने अभी अभी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। कैसे घर से घर तक जो है दवाइयां पहुंचाने का स्कीम हो, ई सेहत जो होम डिलीवरी वाला स्कीम, उसके बाद और भी जो मोबाइल ऐप है, ये सारी चीजों का जानकारी यहाँ पर दी गई है। ये देखिए, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। कैटेगरीज एंड ग्रोथ, किस तरीके से कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आगे ये देखिए, ईसीएचएस एक्सपेंशन, कहाँ कहाँ नए ईसीएचएस जो है बनाए गए, उसके बारे में आगे जानकारी मिलेगा। और मैन पावर कहाँ पर कितना है, ये सारा चीजें यहाँ पर दिया गया है। और आगे देखिए,
ये देखिए अब लिस्ट ऑफ 23 न्यू पॉलीक्लिनिक सैंक्शन, यानी कि अब जो नए पॉलीक्लिनिक्स बनने हैं उसका पूरा लिस्ट यहाँ पर है। ये देखिए कौन से जगह पर नए पॉलीक्लिनिक्स बनने हैं, ये लिस्ट भी यहाँ पर है। और देखिए ईसीएचएस एक्सपेंशन अपग्रेडेशन ऑफ पॉलीक्लिनिक्स, यानी कि जो आपके पॉलीक्लिनिक्स हैं उनमें से जो अपग्रेडेशन होगा वो भी यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। और इसके आगे ये देखिए डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, यानी कि रीसेटलमेंट के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पूर्व सैनिकों के लिए, वीर नारियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, वो सारी जानकारियां यहाँ पर डीजीआर की तरफ से ये दी गई है दोस्तों। डीजीआर की तरफ से क्या क्या स्कोप्स हैं ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब देखिए वन रैंक वन पेंशन के बारे में भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। देखिए 2015 में जो है इसको लागू करने के बाद अभी तक इसके लिए 1,24,000 करोड़ रुपए खर्चा किया जा चुका है, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है दोस्तों। और बाकी और भी चीजें हैं, OROP 3 का अभी रिवीजन हो गया है, ये सारी बातें भी यहाँ पर दी गई है देखिए। और अभी तक यानी कि पिछले 10 साल में ये पैसा पूरा खर्चा हुआ है, जो एक्यूरेटली 1,24,974.34 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, ये जानकारी इसमें दी गई है दोस्तों। तो आगे और देखिए दोस्तों केंद्रीय सैनिक बोर्ड में और क्या क्या फैसिलिटीज हैं इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। और आगे दोस्तों और क्या क्या वेलफेयर के स्कीम्स हैं उसके बारे में, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका कहाँ कहाँ खर्चा किया जाता है उसके बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी। और जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उसके बारे में देखिए पेन्यूरी ग्रांट, ऑर्फन ग्रांट, डिसेबल चाइल्ड ग्रांट, ये सारी जानकारियां भी इस न्यूज लेटर में दी गई हैं। और देखिए किस किस ग्रांट में बढ़ोतरी हुई है देखिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। कैसे पीसीडीए और रिकॉर्ड्स मिलकर पेंशनर्स को हक से वंचित कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे वाकये आते हैं जहां पर रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए भी पेंशनर को जो है सही जवाब नहीं देता, उनको कोऑपरेट नहीं करता। तो ऐसे में आपको ही जागरूक रहना पड़ेगा, आपको ही अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर सही जानकारी रखें और सटीक तरीके से कार्रवाई करें तो चाहे रिकॉर्ड ऑफिस मना करे चाहे पीसीडीए मना करे, आपको आपका हक से वंचित नहीं कर सकते। चलिए ऐसा ही पीपीओ और लेटर देखते हैं दोस्तों। ये एक सिपाही रैंक के पेंशनर का पीपीओ है जो कि 2017 के रिटायरी हैं, गुरप्रीत सिंह जी हैं। अब देखिए दोस्तों इनका L05 के हिसाब से ये पीपीओ निकाला गया है, यानी कि हवलदार के हिसाब से इनका पेंशन फिक्सेशन हुआ है इस पीपीओ के जरिए। और पीपीओ देखिए कोरिजेंडम नंबर 5 है। अब देखिए अब यहाँ पर L03 सिपाही का होता है, 04 नायक का होता है, 0405 जो है हवलदार का होता है। इनको हवलदार के हिसाब से पेंशन फिक्स किया गया है। अब देखिए इनका जो बेसिक पेंशन है अब कितना फिक्स किया गया है, इनका बेसिक पेंशन इस पीपीओ के हिसाब से फिक्स किया गया है 21,325 रुपए। और वो कब से 1 नवंबर 2017 से, उसके बाद कोई रिवीजन हुआ ही नहीं। और ये पीपीओ आप देखिए, ये पीपीओ निकला है 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई 2024 यानी कि OROP 2 लागू होने के बाद OROP 3 से पहले का पीपीओ है। और इनको जो अभी बेसिक पेंशन मिला है वो 21,325, जबकि OROP 2 लागू करके इनको बेसिक पेंशन 21,782 दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी लेटेस्ट जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला दिसंबर के महीने में, रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या जवाब दिया। अब देखिए पीसीडीए ने तो अपना काम बिल्कुल कर दिया उनको गलत पेंशन दे करके। अब ये देखिए 21 दिसंबर 2024 को गुरप्रीत सिंह जी को रिकॉर्ड ऑफिस का जवाब मिलता है इसी विषय के ऊपर। जब उन्होंने ग्रीवेंस डाला कि मुझे तो गलत पेंशन दिया गया है, तब क्या जवाब दिया गया है यहाँ पर आप देखिए। उनको लिखा गया है नॉन रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ MSCP हवलदार ग्रेड। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, उनका सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दे करके, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर ऑलरेडी इन रिसिप्ट ऑफ पेंशन ऑफ पे लेवल 05 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू MSCP हवलदार ग्रेड। उसके बाद कॉपी ऑफ पीपीओ नंबर सो एंड सो कोरिजेंडम नंबर 05, वही पीपीओ जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जनरेटेड थ्रू स्पर्स वाज फॉरवर्डेड फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज, रिकॉर्ड्स ऑफ सिक इज ऑलरेडी रेडी टू हेल्प यू वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है भाई आपका 5 नंबर जो कोरिजेंडम पीपीओ में जो भी पेंशन आपको 21,000 20,000 जो भी मिल रहा है वही सही है हवलदार के हिसाब से। तो देखिए रिकॉर्ड ऑफिस का काम, उनका केवल पे लेवल 05 देख करके उनको बोला गया है कि आपको तो हवलदार ग्रेड का जो है पेंशन मिल रहा है, जबकि आपने पेंशन का अमाउंट देखा। और आज की डेट की बात करूं तो OROP 3 में इन पेंशनर को 22,476 रुपए मिलना चाहिए, जबकि जो है रिकॉर्ड ऑफिस बोल रहा है कि जो आपको 21,300 समथिंग मिल रहा है वो ही सही है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आप भी जागरूक बने। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब 2025 में हमारे लिए क्या ख्वाब और क्या होगा हकीकत, ऐसे में 10 मुद्दे यहां पर लेके आया हूं जिसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं।
कि 2025 का साल शुरू हो गया है। तो इस 2025 में हम खास करके डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनमें से क्या मुद्दे ऐसे हैं जो हकीकत में हमारे सामने जो है रियलिटी बनकर आ सकती हैं, सच्चाई बन सकते हैं, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ख्वाब में ही रह जाएंगे। उनमें से सबसे पहला मुद्दा दोस्तों, इक्वल एमएसपी। इसका आज के डेट में स्टेटस क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट से यह केस खारिज हो चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हो चुका है। तो जनवरी महीने से ही इसकी सुनवाई शुरू होगी और आने वाले समय में हम ये आस कर सकते हैं, हम ये बिल्कुल ही रख सकते हैं गुंजाइश कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारे फेवर में, जवानों के फेवर में कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा। लेकिन 2025 में ही ये केस क्लोज हो जाएगा और डिसीजन आ जाएगा, ऐसे चांसेस कम हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हो चुका है, जिसकी सुनवाई अब चलेगी आगे। और हमें उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से, एपेक्स कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। चलिए अगली जो दोस्तों अगला मुद्दा है 8 सीपीसी का गठन, 8वां पे कमीशन का गठन। चूंकि 2025 साल अंतिम वर्ष है, 1 जनवरी 2026 से अगर 8वां पे कमीशन लागू नहीं हुआ तो ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो कहीं ना कहीं 2025 में पूरी गुंजाइश है कि सरकार 8वां पे कमीशन गठित करेगी। मैं गठित करने की बात कर रहा हूं, लागू करने की बात नहीं कर रहा हूं। एक कमिटी बनाना है उसकी बात कर रहा हूं। जो 8वें पे कमीशन की गठन होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं दोस्तों। या तो 8वां पे कमीशन या दूसरा अगर कोई फॉर्मूला लागू करना है तो उसका भी गठन करने का काम सरकार 2025 के अंदर अंदर कर सकती है। अगला तीसरा दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट। जिन भी पेंशनर्स का रिटायरमेंट 31 दिसंबर या 30 जून को होता है, वो अपना अगला दिन का जो इंक्रीमेंट नहीं ले पाते, जिनको मान्य कोर्टों के आदेश से अभी मिल रहा है, लेकिन जो कोर्ट केस कर रहे हैं, जीत रहे हैं, केवल उनको दिया जा रहा है। तो नोशनल इंक्रीमेंट सबको लागू करने को लेकर अभी भी सरकार विचाराधीन पर है। सरकार बातचीत चल रही है, बाकी मिनिस्ट्रीज के साथ बातचीत कर रही है। तो ये चांसेस हैं कि हो सकता है 2025 में ये फाइनलाइज हो जाए और नोशनल इंक्रीमेंट बगैर कोर्ट केस किए सबको मिल जाए, हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, 2025 में इसकी उम्मीदें हैं। चलिए जो चौथा जो मुद्दा है, एडिशनल पेंशन 5%, 10%, 15%। दोस्तों इसको जो है पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन कमेटी ने पास कर दिया था, लेकिन दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बार वापस हो चुका है, नकारा जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी विचाराधीन है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा नहीं है 2025 में। अगला मुद्दा दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर। इसको तो आप ख्वाब ही मान लो, ये जायज मांग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ ये ख्वाब है और 2025 में भी 18 महीने का डीएडीआर मिल जाएगा, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। कोई मिरेकल हो जाए तब अलग बात है। चलिए अगला मुद्दा, ओआरओपी की विसंगतियां। दोस्तों ओआरओपी की बहुत सारी विसंगतियां हैं, इनमें से कुछ विसंगतियां हो सकता है 2025 के अंदर कुछ एक आध दो विसंगतियां हो सकता है सही हो, लेकिन ओआरओपी की सही सभी के सभी विसंगतियां दूर करना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है 2025 में ऐसा हो जाए। चलिए अगला जो मुद्दा है, प्री 2006 को एमएसीपीएस। ये जब तक कोई कोर्ट केस नहीं होगा, जब तक मान्य कोर्ट से डिसाइड करके सरकार को नहीं बोला जाएगा, तब तक सरकार एमएसीपीएस 2006 के पुराने पेंशनर्स को नहीं देने वाली है। तो इस वजह से 2025 में इस मुद्दे के ऊपर भी हकीकत से ज्यादा ख्वाब होने के चांसेस मंडरा रहे हैं। चलिए अगली जानकारी को और दोस्तों, 79 ईयर्स पर 20% पेंशन। दोस्तों 79 ईयर्स पर 20% पेंशन, यानी कि जो एडिशनल पेंशन है वो 80 साल पूरा होने के बजाय 79 साल पूरा होने पर दिया जाए। ये जो मुद्दा है ये मान्य कोर्टों से भी डिसीजन आ चुका है, लेकिन अभी भी ये पेंशन मंत्रालय में विचाराधीन है। चलिए अगला जो मुद्दा है, कम्यूटेशन 12 से 11 साल। दोस्तों आप सबको पता है चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो केस चल रहा था वो खारिज हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे के ऊपर एएफटी के आदेश के ऊपर स्टे लगाया हुआ है, फिर भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो अब इस केस में अगर इसी बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट चला जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई ठोस फैसला निकले, तो फिर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस तो नहीं है, क्योंकि जो माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने जो केस को रिजेक्ट किया वो बहुत ठोस वजह की वजह से किया और कहा है कि वॉलंटियरी है, ये कोई ना लेना चाहे तो ना ले, कोई अगर ले रहा है तो वॉलंटियरी ले रहा है, तो आपको 15 साल देने में क्या हर्ज है। इस तरीके के कमेंट माननीय कोर्ट ने किए थे। तो इसके ऊपर भी जो कम्यूटेशन का मुद्दा है उसके ऊपर भी पॉजिटिव निकल के आने के चांसेस कम है दोस्तों। चलिए अब अगला 10वां मुद्दा जो है, आगे डीएडीआर में वृद्धि।
क्या आगे डीएडीआर में ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं? जैसे मैंने आप सबको समझाया था पिछले दिनों दोस्तों कि डीएडीआर का बढ़ोतरी का जो फॉर्मूला है उसको बदल दिया गया है 2016 से, जिस वजह से डीएडीआर में केवल 2-3 या मैक्सिमम 4% की ही बढ़ोतरी हो रही है। तो आगे अगर 2026 को अगर खुदा न खास्ता हम अगर पे कमीशन का साल मान भी लें तो अगले हमें 2 अब बढ़ोतरियां मिलनी है। जनवरी 2025 से जो एक बढ़ोतरी लागू होनी है और जुलाई 2025 से एक बढ़ोतरी लागू होनी है। तो ऐसे में दोस्तों आगे डीएडीआर भी नॉर्मली जैसे पिछली बार बढ़े हैं 3% और ज्यादा से ज्यादा 4%, तो उतने ही परसेंटेज बढ़ेंगे, इससे ज्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। तो 2025 में भी डीएडीआर की जो वृद्धि है वो नॉर्मल बाकी पिछले 8-9 साल जैसे ही रहने वाले हैं। चलिए अब आखिरी जो जानकारी है दोस्तों, पेंशन मंत्रालय ने जारी किया 2024 की उपलब्धियां। जी हां, पेंशन मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें 2025-24 में उन्होंने क्या क्या जो है अचीवमेंट किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं उनकी, उसको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, उसको देखते हैं। दोस्तों 29 दिसंबर को यह प्रेस रिलीज निकाला गया पेंशन मंत्रालय की तरफ से, जो कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 2024 वर्षांत की उपलब्धियां, यानी कि जो 2024 में क्या क्या ऐसे काम किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है पेंशन मंत्रालय की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना, यानी कि 100 दिनों के लिए जो टारगेट लिया गया था उसको किस तरीके से पूरा किया गया वो जानकारी यहाँ दी गई है। साथ ही साथ डिजिटल प्रमाण पत्र यानी कि डीएलसी अभियान जो चलाया गया वो किस तरीके से सक्सेस रहा उसके बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरीके से पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण किए गए उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। ऐसे बहुत सारे और विषय हैं जिसको मैं इस वीडियो को दोस्तों थोड़ा सा नीचे तक मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, आपको जहां भी इंपॉर्टेंट लगे वहां पर आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। जिसमें महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए 6 नंबर पॉइंट, रक्षा पेंशन भोगियों के लिए सीजीडीए के साथ समन्वय, यानी कि ये सभी चीजें जो है पेंशन मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं। पेंशन अदालतें लगाई गई हैं और इस तरीके से बहुत सारी कार्रवाइयां की गई हैं जो जिनको 2024 की जो है उपलब्धियों के तौर पर यहाँ पर प्रेस रिलीज में जारी किया गया है दोस्तों, जिसको आप डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहां पर आप समझ सकते हैं। मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए यहीं पर इसको जल्दी जल्दी से खत्म करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।